बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ी सी अपडेट्स के साथ। और इस वीक एक बहुत ही अहम अपडेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी अंडर ज़म्ब्रानो EU सेटलमेंट स्कीम के तहत और उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। अब हाई कोर्ट ने इस वीक जजमेंट पास की है इन द केस ऑफ अकिन सानिया कि जिन लोगों के पास था वैलिड लीव और उन्होंने स्विच करने की कोशिश की अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम और होम ऑफिस ने उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी। होम ऑफिस की पॉलिसी बिल्कुल गलत थी और इनको ये नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़म्ब्रानो के तहत एप्लीकेशन सबमिट की और वो रिफ्यूज़ हो गई। जो व्यूज़ अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो सोच रहे होंगे कि ज़म्ब्रानो रूल है क्या, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ज़म्ब्रानो रूल था कि अगर आपके पास कोई बच्चा था जो ब्रिटिश था और उसकी बेस के ऊपर आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते थे, आप अंडर EU रूल्स के ऊपर सबमिट कर सकते थे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ, मेरे पास स्टेटस नहीं है, मेरी वाइफ है, उसके पास भी स्टेटस नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा 10 साल का हो जाता है और वो ब्रिटिश के लिए नेशनलिटी के लिए रजिस्टर हो जाता है और उस केस के ऊपर हम अप्लाई करते थे ज़म्ब्रानो रूल जो आता था अंडर EU लॉ। और जब हम अप्लाई करते थे, होम ऑफिस आपको दे देती थी 5 साल का रेजिडेंस कार्ड। अब हुआ ये कि ऐसे भी लोग थे जिनके पास 2.5 साल का वीज़ा था क्योंकि उनका बच्चा ब्रिटिश हो गया और उनको 2.5 साल का वीज़ा मिल गया अंडर इमिग्रेशन रूल्स। जब एक्सटेंशन का टाइम आया, उन्होंने सोचा कि हम स्विच कर लेते हैं EU रूल्स के ऊपर जो है ज़म्ब्रानो। और इसका ये फ़ायदा होता था कि आप पैसे बचा लेते थे क्योंकि जब आप 2.5 साल वीज़े के लिए अप्लाई करते थे, जैसे आपको पता है तकरीबन 2,500 पाउंड फ़ीस है होम ऑफिस की, लेकिन जब आप अप्लाई करते थे अंडर ज़म्ब्रानो आपने देना होता था खाली 65 पाउंड होम ऑफिस फ़ीस और उसमें कोई IHS सरचार्ज नहीं होता था। और होम ऑफिस क्या करती थी, जब आप स्विच करते थे फ्रॉम इमिग्रेशन रूल्स टू ज़म्ब्रानो, आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करके कि उनका ये कहना था कि आपके पास लीव है ऑलरेडी अंडर इमिग्रेशन रूल्स, ये रूट है आपके पास, आप फिर ये EU लॉ का रूट नहीं इस्तेमाल कर सकते। और इनका यही वजह थी कि होम ऑफिस पैसे बचाना चाहती थी, वो नहीं चाहती कि लोगों को फ़ायदा हो कि ये 65 पाउंड का रूट वो इस्तेमाल करें और इस वजह से जानबूझकर वो रिफ्यूज़ करते जा रहे थे। अब जैसे इस वीक में जो हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किए कि होम ऑफिस की पॉलिसी बिल्कुल गलत थी और उनको ग्रांट करना चाहिए था। अब जिन लोगों ने ये अप्लाई किया है अंडर ज़म्ब्रानो, उनके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गए थे और इससे मुतासिर हुए हैं, मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि फ़ौरी तौर पर अपने सिस्टर को जाके मिल लें और वो फिर आपको एडवाइस कर सकता है आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और नेक्स्ट वीक इस केस में फिर एक हेयरिंग होगी जहां एप्लीकेंट वो आर्ग्यू कर रही है कि जो 30 जून की डेडलाइन है ज़म्ब्रानो एप्लीकेशंस के लिए, उसको एक्सटेंड किया जाए क्योंकि होम ऑफिस की ये पॉलिसी की वजह से लोगों को पता नहीं था कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं और वो फ़ायदा नहीं उठा सके। इस वजह से ये जो 30 जून की पॉलिसी है फॉर ज़म्ब्रानो एप्लीकेशंस, दूसरे एप्लीकेशंस के लिए नहीं, ज़म्ब्रानो एप्लीकेशंस के लिए अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम उनको एक्सटेंड किया जाए। वो नेक्स्ट वीक वो हेयरिंग होगी। जैसे मुझे वो न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक और न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता वो EU नेशनल्स के लिए है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अंडर सुरेंद्र सिंह रूट एप्लीकेशन या डेरिवेटिव राइट या चैन, आपको पेपर बेस्ड एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। आप होम ऑफिस को फ़ोन करते हैं, वो आपको भेजते हैं बाय पोस्ट। लेकिन अभी कल होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि अगर आपको पेपर बेस्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत है क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ईमेल के ज़रिए आपको भेजा जाए वो फॉर्म और आप ईमेल के ज़रिए फौरी तौर पर वो सबमिट कर सकते हैं टू द होम ऑफिस, लेकिन आपको ये रिक्वेस्ट करना होगा। सो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए प्लीज़ इसका भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और जैसे मैं पिछले वीक भी कह रहा था और उससे पिछले वीक भी कि अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं, 30 जून से पहले प्लीज़ अपना स्टेटस अप्लाई कर लें, प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस। अगर आप नॉन EU नेशनल हैं फिर भी आप अप्लाई कर लें फ़ौरी तौर पर। अगर आपके पास बायोमेट्रिक कार्ड है जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फ़ौरी तौर उसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। होम ऑफिस का ये कहना है आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गया है फिर प्लीज़ उसको भी आप फ़ौरी तौर पर रिप्लेस कर लें। जिन लोगों के पास ILR है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, फॉर एग्जांपल आप एक यूरोपियन नेशनल थे, आप यहाँ आए थे इन द 90s, 94, 95 में,
उस टाइम आपको इमिग्रेशन रूल्स के तहत आपको ILR ग्रांट किया गया था एज अ यूरोपियन नेशनल, तो आपको ज़रूरत नहीं है रिप्लेस करने की या अप्लाई करने की अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि आप अप्लाई कर लें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होगा कि ये जो स्टेटस है ये वैलिड है। आपको भी तंग करेंगे, जब आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ भी आपको तंग करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर है कि उसको आप कन्वर्ट कर लें टू सेटल्ड स्टेटस। ये थी इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कभी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Please hold. हेलो। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो। हेलो जी, कामरान साहब से बात करनी। जी जी, बात कर रहे हैं जी, फरमाइए। सर, मैंने मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। ये है कि मेरे दोस्त ने असाइलम अप्लाई किया था, वो स्टूडेंट आया था यहाँ पर, जी जी। तो उसका तो असाइलम ग्रांट हो गया, रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया। तो अभी मैंने ये पूछना था कि ऐसा बंदा कि अपनी बैक होम कंट्री जा सकता है आफ्टर गेटिंग ब्रिटिश पासपोर्ट। और दूसरे एक और भाई है मेरा, तो उसने वीजे उसका खत्म हो गया था, उसने बाद में अप्लाई किया था असाइलम, तो उसका भी ग्रांट हो गया था। तो क्या वो जब ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जब कभी भी अप्लाई करे तो होम ऑफिस उसके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेगा या उनको वैसे ही मिल जाता है? और आया इस किस्म के लोग अपनी बैक होम कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं? ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया थैंक आपके यू। कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपके दोस्त ने असाइलम के लिए अप्लाई किया, उसको ग्रांट हो गया, उसने 5 साल भी मुकम्मल कर लिए और अब वो अप्लाई कर रहा है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। जब उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, वो अपनी बैक होम कंट्री ट्रैवल कर सकता है या नहीं? जी, वो बिल्कुल कर सकता है। कि जब आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, आप इमिग्रेशन रूल्स के बाउंड नहीं हैं, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आप ट्रैवल कर सकते हैं टू योर बैक होम कंट्री। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपके दूसरे दोस्त ने या आपके जानने वाले ने, उन्होंने भी अप्लाई किया था असाइलम के लिए और अभी उनको ग्रांट हो गया है, लेकिन कोई पीरियड था जहां वो ओवरस्टेयर थे। अब जब वो अप्लाई करेंगे नेशनलिटी के लिए, उनको गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा या नहीं। अब यहाँ देखें, अगर होम ऑफिस की पॉलिसी को पढ़ा जाए, एक जगह वो कह रहे हैं कि जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट में जहां आपको 10 साल लगातार आपके पास वीज़ा होना चाहिए इन द यूके, वो सब एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। सब एप्लीकेंट्स ने इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है। लेकिन फिर अगर आप आगे जाते हैं, वहाँ साफ लिखा हुआ है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये असाइलम सीकर्स के ऊपर नहीं आती। और इसलिए अगर आप एक असाइलम सीकर हैं, आप ज़रूर एप्लीकेशन डाल सकते हैं नेशनलिटी के लिए और आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी देखें, ये जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है ये एक डिस्क्रेशनरी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल है, मैंडेटरी नहीं है। ये नहीं है कि अगर कोई बंदा ओवरस्टेयर था, आप इसको लाजमन रिफ्यूज़ करें। होम ऑफिस डिस्कशन भी इस्तेमाल कर सकती है, अगर चाहे वो आपको ग्रांट भी कर सकती है। और आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी मैं एक असाइलम सीकर हूँ, मेरे केस में डिस्कशन इस्तेमाल की जाए और उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको ग्रांट कर देगी। लेकिन मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, जो भी आपके ये दोस्त हैं जो असाइलम सीकर्स हैं, कोई भी कदम उठाने से पहले, क्योंकि ये असाइलम केसेस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती होती है, एक सिस्टर को ज़रूर मिल लें और फिर ही अपना अगला कदम उठाएं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपसे एडवाइस लेनी है। मैं अपनी वालदा को बुलाना चाहती हूँ इधर। पहले वो आती रहती थी विजिट वीज़ा पर, ठीक तो है 5 साल का था उनका, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने उनका अप्लाई किया डिपेंडेंट वीज़े का, जी जी। तो वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ओके। तो उसके बाद फिर ये है कि रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद फिर हमने 3 साल पहले फिर हमने अप्लाई किया विजिट वीजे के लिए, तो उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया ये कह के कि भाई आप जो है ना वापस नहीं आएंगी। जी जी। तो अब हम समझ नहीं आ रही है, वालदा जो है जो 73 हो चुकी हैं और बीमार हैं, ठीक अकेली है। हैं वहाँ, उनकी लुक आफ्टर के लिए कोई नहीं है। जी जी। और हम दोनों बहनें हैं इधर, डिमेंशिया भी उन्हें हो रहा है।
डायबिटीज है, हार्ट का बाईपास हो चुका है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, और अब जो है ना ये मसला है कि जी उनको जी यहाँ लाना है, और हम ठीक है दोनों सिस्टर्स इधर यूके में होती हैं, तो हम बारी बारी जाती हैं अम्मी की देखभाल के लिए। जी जी अब तो मेरा इधर आपसे एक हमारी सवाल है, फैमिली भी सॉरी डिस्टर्ब होती। सॉरी मेरा आपसे एक जी सवाल है, सॉरी, कि जब आपकी अम्मी का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ था एज ए डिपेंडेंट रिलेटिव, आपने अपील की थी? जी, हमने अपील की थी, ठीक है, मैं बिल्कुल। देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब नाज़ी, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और सब बहन भाइयों को मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और आपकी बारी नहीं आ रही, फ़िक्र मत करें। आज रात को इस प्रोग्राम को हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पर जाके वहाँ आप टाइप करें मेरा नाम कामरान एजाज़, आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी। उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सवाल होंगे वहाँ आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। तो इसलिए प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक सिस्टर ने एक सवाल पूछा था मुझसे, जहाँ वो मुझे बता रही थी कि उनकी मदर आ रही थी विज़िट वीज़े के ऊपर, आती जाती रहती थी उन्हें मल्टीपल विज़िट वीज़ा, और उन्होंने अप्लाई किया एज एन एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव। एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने अपील की और अपील भी डिसमिस हो गई। उसके बाद उनकी मदर ने फिर दोबारा अप्लाई किया अंडर विज़िट वीज़ा, और वो भी अब रिफ्यूज़ हो गया। और होम ऑफिस ने ये आर्गूमेंट लगाई कि आपने अप्लाई किया था पहले एज एन एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव, उस बेस के ऊपर हम समझते हैं कि अगर आपको विज़िट वीज़ा दे देंगे आप वापस नहीं जाएंगी। अब उनकी वालदा फंसी हुई हैं पाकिस्तान में, और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बेस्ट रूट होगा उनके लिए यहाँ उनको लेके आने के लिए। अब यहाँ नाजरीन एक चीज़ आप देख सकते हैं, मैं हमेशा आपको ये एडवाइस देता होता हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक सिस्टर से ज़रूर एडवाइस ले लिया करें, क्योंकि जैसे हमने देखा इनकी वालदा आती रहती थी उन्हें विज़िट वीज़ा, और क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी एज एन एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव और वो रिफ्यूज़ हो गई, अब जो भी एप्लीकेशन इनकी वालदा सबमिट करेंगी एज ए विज़िट वीज़ा वो रिफ्यूज़ कर देंगे, जैसे अभी हुआ है इनके केस में। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप असेस करें कि अगर कोई शख्स आ रहा है विज़िट वीज़े के ऊपर, शायद उसके लिए यही बेहतर हो कि वो आता रहे 6 माह यहाँ गुजार के, साल अपने होम कंट्री में रह ले और फिर दोबारा आ जाए। ये कभी कभी बेहतर होता है, बल्कि बजाय आप एज एन एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन सबमिट करें जिसकी थ्रेशोल्ड वेरी हाई होती है, वो काफ़ी मुश्किल होता है उसको सेटिस्फाई करना, वो आप सबमिट कर देते हैं। जब वो रिफ्यूज़ हो जाता है आपका जो विज़िट वीज़ा होता है उसको भी वो फिर कैंसिल कर देते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप एडवाइस ले लिया करें। अब जहाँ तक ये सिस्टर का सवाल है कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी, मेरे ख्याल में क्योंकि आपने पहले ये सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन एज एन एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव, आप इसको दोबारा परस्यू करें। आपने मुझे बताया कि आपकी वालदा अब डिमेंशिया की अब शिकार हैं, उससे भी मुतासिर हैं, शायद उसकी बेस लेके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं। और अब मुझे ये नहीं पता आपकी वालदा की अपील कब हुई थी, शायद चंद साल हो गए हैं। अगर उन चंद सालों में इनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है उसका सब हवाला दे के शायद इसमें ग्राउंड्स बन सकते हैं। सो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे होगी किसी सिस्टर से मिलने, या आप मुझे भेज सकती हैं आपके वालदा का जो रिफ्यूज़ल था अपील का, क्योंकि जब आप दोबारा अप्लाई करेंगी वही बेस होगी स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी केस वर्कर या कोई भी इमिग्रेशन जज उस जजमेंट को देखेगा और उसको फिर लेके वो अपना फ़ैसला करेगा। जो गिले शिकवे थे पहले जज के उसको आपने दूर करने होंगे और फिर जाके आपकी मदर का एप्लीकेशन ग्रांट होगा। सो इसलिए किसी भी सिस्टर के पास जाके वो जजमेंट पढ़ा लें और फिर कोई स्ट्रेटजी बनाएं कि आप किस तरह इनको दूर कर सकती हैं ये ऑब्जेक्शंस को। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा आपसे सवाल है कि मेरे बेटे हैं दो, एक 18 साल का और एक 19 साल का। सॉरी, कितने तो साल मेरे का जो आपका बेटा है? हस्बैंड सॉरी। हैं, एक 18 साल और एक 19 साल का बेटा है मेरे। जी जी तो मेरे जो अभी एक्सटेंशन के लिए मेरी वीजा जानी है इसी में, जून मतलब नेक्स्ट वीक में ना।
तो मेरा जो एक बेटा है वो तो कॉलेज में पढ़ रहा है, और दूसरा जो बेटा है 19 साल वाला बड़ा बेटा, उसने जो ना भी ड्रॉप कर दिया है इसी साल के, मतलब ये जो कमिंग चल रहा है 21 में, इसने ड्रॉप किया 1 साल का। तो अभी मुझे ये पूछना है, मेरे हस्बैंड जो है यहाँ के ब्रिटिश नेशनल है, बस मेरे और मेरे बच्चों का एक्सटेंड होना है। तो मुझे ये पूछना है कि बच्चे का मतलब जो कहते हैं कि कॉलेज सर्टिफिकेट रखना जरूरी है, तो उसके हवाले से मुझे पूछना था कि मतलब वो क्या है उसके, क्योंकि वो बेटा जो है वो मेरा ड्रॉप कर चुका है, उसने बैक किया हुआ है, तो सॉरी, और एक मुझे बेटा जा आपकी रहा है। आवाज़ सही तरह नहीं आ रही। सॉरी, सवाल क्या है आपका? आपके बेटे के लिए आप क्या करना चाहती हैं? मेरा जो बेटे है ना, एक बेटा मेरा कॉलेज में पढ़ जी जी, रहा वो तो है मैंने सुन लिया। और एक बेटा यूनिवर्सिटी में उसने एक ड्रॉप कर बेटा दी। मेरा ड्रॉप कर चुका है। जी जी। तो मुझे पूछना था कि हमारे जो अभी वीजा लगने के लिए जो डॉक्यूमेंट जानने हैं, तो उसमें क्या उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये जानना जरूरी है जो बच्चों का कॉलेज सर्टिफिकेट है, बिकॉज बेटा तो मेरा ड्रॉप कर ठीक चुका है, है। जी जी, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो आपके बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, जब आपने पिछली दफ़ा अप्लाई किया था वो अंडर 18 थे और अब वो ओवर 18 हो गए हैं। रूल्स ये कहते हैं कि आप उनको डिपेंडेंट इंक्लूड कर सकती हैं अपनी एप्लीकेशन में। अब यहाँ कोई एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एजुकेशन में हो अगर वो आपके डिपेंडेंट हैं। जो मेन चीज़ आपने साबित करनी होती है कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ सेपरेटली नहीं जी रहे, वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर ये आप साबित कर सकती हैं कि आपके साथ वो रह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मुनासिब होगा और ये प्रूफ्स आप लगा सकती हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर कोई पढ़ाई की कोई डॉक्यूमेंट्स लगानी होंगी या एप्लीकेशन के साथ वो लाजमन है या नहीं, नहीं वो लाजमी नहीं है। अगर खाली आप ये साबित कर सकती हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी रहे, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त होगा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम बात कर रहा हूँ लंदन से। जी असलम साहब, वालेकुम सलाम। एक्चुअली मेरे दो क्वेश्चन है। मुझे फैमिली लाइफ के वो 10 इयर्स के रूट पे वो 2.5 साल का जो वो वीज़ा मिला था हमें। जी जी, दो बेटे हैं मेरे, एक 11 साल का है और एक 8 साल का है। ठीक है। तो ये रीन्यू होगा अभी नेक्स्ट ईयर मार्च में रीन्यू होना है। ये फर्स्ट 2.5 साल का मिला, जो सेकंड टाइम रीन्यू होगा मार्च में। जी जी, ठीक है। अच्छा, एक बार ये है कि मैं पाकिस्तान गया था फैमिली के साथ, तो वहाँ महीने के बाद हमारी रिटर्न टिकट थी, लेकिन वो कोविड टेस्ट मेरा पॉजिटिव निकल आया, मेरा और वाइफ का। ठीक है। तो हमें फिर उधर वो 2 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है। तो इसका क्या मार्च में इसका कोई असर पड़ेगा या इसका क्या कोई क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी उधर? ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बेटा वो 11 साल का है, तो उसके लिए ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है वो अप्लाई करनी है। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे और कितनी फ़ी है उसकी और क्या प्रोसीजर है? ये ऑनलाइन मैं कर सकता हूँ या क्या इसकी ठीक है, मैं डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ आपके सवाल का उसकी जवाब। बहुत तफसील शुक्रिया करता है? आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे अगले साल मार्च में और आपने 2 माह गुजारे हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको अपेंडिक्स FM पर लीव ग्रांट की जाती है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल 90 डेज़ से ज़्यादा यूके के बाहर नहीं गुजार सकते या 100 डेज़ यूके से बाहर नहीं गुजार सकते। इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर द 10 ईयर रूट। सो इसलिए अगर आपने 2 माह गुजारे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वो एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे। खाली आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप अप्लाई करें इसका ज़रूर हवाला दें और डिक्लेयर कर दें कि आपने 2 माह पाकिस्तान में गुजारे थे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपका बच्चा अब 11 साल का हो गया और आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल आप बच्चे की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी तकरीबन £1033 फ़ीस होती है और आपने साबित करना है कि बच्चा यहाँ यूके में रह रहा था और इसकी टाइज यहाँ यूके में है और डिस्कशनरी बेस के ऊपर उसको नेशनलिटी ग्रांट की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, मेरी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, जी फरमाओ। जनाब, तुसी गल सुन रहे हो। मेरी वाइफ है 82 एंड 10 साल ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ पंजाबी च गल कर लो। जी जी पर है 3 दफा 2.5 साल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਚੁੱਕੀ। जी जी ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ नो पब्लिक फंड कट छोड़िया सी। जी जी उन्होंने खर्चा भी दिता। मेरी बुढ़ी डिसेबल भी है,
पेपर मिलनी पई आया कि असां त्रै होई गई 2.5 साल जी जी। वो 2.5 साल करनी या नहीं करनी या इंडेफिनिटली करा के ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ 23 ਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ और वो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇ जो है नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड्स। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हमारे अंकल जी ने ख़ुद अप्लाई किया है और अब इन्होंने ख़ुद काम ख़राब कर दिया है। जो रिस्ट्रिक्शन जो पहले इनकी वाइफ को मिलता था रिकॉर्स टू पब्लिक फंड्स, क्योंकि इन्होंने ख़ुद एप्लीकेशन सबमिट की, अब उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप आसान समझे ना, इन वीडियोज़ में आप देखते हैं कि कामरान साहब या तारिक भाई या गुल भाई आपको समझा रहे हैं, बहुत ही आसान है। इतना आसान नहीं होता जैसे हम कह रहे होते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए प्लीज़ 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 किसी सिस्टर के पास ज़रूर जाके एडवाइस ले लिया करें। अब जहाँ तक अंकल जी का मसला है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप सिस्टर से मिल लें और उनको कहें कि एक एप्लीकेशन सबमिट कर दे आपके लिए, चेंज ऑफ कंडीशंस, और वो पाबंदी फिर वो होम ऑफिस हटा देगी। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं नजमा बात कर रही हूँ। मुझे अपनी ससुर के बारे में पूछना था। मेरी सास जो है वो अभी रमजान में फौत हो गई, इंडिया में है जी। और अभी हमारे ससुर जो है अकेले पड़ गए हैं इंडिया में। उनको डिमेंशिया की बीमारी भी है, ठीक है, और उनके दोनों बेटे यहाँ पे हैं। तो ठीक है, क्या कोई कुछ हो सकता है उनको यहाँ बुलाने के लिए हमारे पास, ताकि हम उनका देखभाल कर सके? ठीक है। उनको सॉरी कौन सी मेडिकल कंडीशन है? डिमेंशिया है उनको। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हाँ, अगर उनके पास डिमेंशिया है और अगर उनकी देखभाल के लिए इंडिया में या पाकिस्तान में कोई नहीं है, फिर आप ज़रूर एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं उनके लिए, और उम्मीद है कि होम ऑफिस ग्रांट कर देगी। अगर वो रिफ्यूज़ कर देती हैं, अपील में जाके अगर आपकी एविडेंस सही पेश होती है, जजेस ग्रांट कर देते हैं। लेकिन यहाँ मेरी बहन, आपने ये देखना है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तकरीबन 3000 पाउंड होम ऑफिस फ़ीस होती है, फिर आपने सोलिसिटर फ़ीस भी देनी होती है तकरीबन 1000-2000 पाउंड, और अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर आपने कोर्ट की फ़ीस भी भरनी होती हैं, और वहाँ भी बरिस्टर की फ़ीस भी होती है। इसलिए ये आपने सब कुछ देखना होता है। अगर आप ये एक चांस लेना चाहती हैं, मेरे ख्याल में आप लें, क्यों आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमेशा की तरह मेरी एडवाइस आपसे होगी कि इस लिस्ट से मिल लें, और वो तफसील में आपके साथ ये एक्सप्लेन कर सकता है कि आपके क्या मेरिट्स हैं और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये पूछना, क्योंकि अभी मेरी एक्सटेंशन आ रही है आगे अगस्त में, तो मुझे पाकिस्तान में से जब मैंने अप्लाई किया था, तब तो मैंने जिस दिन मेरी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवाई थी, मैंने उसी दिन मैंने वीज़ा की फ़ीस भी सबमिट करवाई थी, और NHS की इससे पहले सबमिट करवा दी थी। जी जी। अभी आप मुझे बताएं कि मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाऊंगी, क्या ये वैसे ही प्रोसीजर है जैसे कि जाके फिर बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, और फीस जैसे ही मैं ऑनलाइन सबमिट करवाऊंगी एप्लीकेशन को, उसके साथ ही मैं फिर फीस भी सबमिट, क्योंकि पहले वीज़ा फ़ीस सबमिट होती है, साथ में ही फिर वो उसको भी वीज़ा एप्लीकेशन को भी सबमिट कर लेते थे वहाँ पहले। तो अभी मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना है। थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ कि ऑनलाइन बाय पोस्ट और ऑनलाइन का क्या वो बता। और आप एप्लीकेशन खुद सबमिट करेंगी या आपने इस लिस्ट इस्तेमाल करना है? यहाँ नहीं, मैं खुद ही कर रही हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, ये भी एक और कॉलर है हमारे जो खुद सबमिट करेंगी एप्लीकेशन, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपका जवाब दे देता हूँ। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसके साथ साथ जैसे ही आप फॉर्म भर देती हैं, आपने फ़ीस भर देनी है होम ऑफिस की, जो तकरीबन IHS फ़ीस इंक्लूडेड तकरीबन है 2600 पाउंड। लेकिन अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो एप्लीकेशन जो इन कंट्री आप करती हैं एक्सटेंशन के लिए एज अ स्पाउस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
जो आप करती हैं एंटी क्लेंस एप्लीकेशन के लिए। सो इसलिए अगेन प्लीज़ कोई भी सिस्टर से मिल लें कोई एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में है, मैं उसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पाउस वीज़ा होगा कि क्या करूँगा? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि जी और कोई सवाल है आपका? सॉरी जी मैं बस ये पूछना था कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। सेकंड ये है कि आपका लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता चाहूँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में कोई एडवाइस के लिए आप मुझे मिल भी सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक भाई ने एक सवाल पूछा था कि वो अपने पार्टनर को यहाँ बुलाना चाहते हैं टू द UK और क्या प्रोसीजर होगा इसके लिए। इफ़ योर पार्टनर इज़ मेल, फिर आप तो अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल यू विल हैव टू रजिस्टर दैट इन अनदर कंट्री एंड then you can potentially call your partner over to the UK. And you'll have to satisfy the 18,600 income requirement along with the relationship requirement that must be satisfied. If you guys are not in a civil partnership and you want to do it on a unmarried, for example, or without being in a partnership as per se, you will have to show that you've been in a relationship for 2 years, and on that basis your partner could apply from whatever country he's applying from. I hope that answers your question. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं यूरोपियन नेशनल हूँ और मैं अपने भाई के बारे में पूछना था, क्वेश्चन है। जी जी पूछें। ये मेरे डिपेंडेंट आया था आज से 2 ईयर पहले। कितने साल पहले? जी 2 साल पहले। जी जी ठीक है। तो मैं उसकी बीवी और बच्चों का एज ए एक्सटेंडेड फैमिली वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो जनवरी में हमने उसका ना रिफ्यूज़ल रिसीव किया था ये 2021 में। ठीक है। तो अभी हम अपील तो नहीं कर सके, लेकिन क्या हम आउट ऑफ टाइम अपील कर सकते हैं उसकी या नहीं? तो अगर कर सकते हैं तो क्या कोई एक्सेप्ट? जब आपको डिसीजन आई थी जनवरी में, उस टाइम उन्होंने आपको अपील राइट दिया था या नहीं? जी राइट ऑफ अपील दिया था। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आपके पास कोई ऐसे वजूहत हैं जिस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सके इन टाइम विद इन 14 डेज़, फिर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपील के लिए, और फिर एक जज उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा कि जो आपने रीज़न्स दिए हैं कि जिस वजह से आप इन टाइम अप्लाई नहीं कर सके वो अगर दुरुस्त हैं, फिर वो अपील प्रोसीड होगी। अगर वो समझता है नहीं बहुत ही टाइम गुजर गया है और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जो आपने रीज़न दिया है, फिर वो अपील आगे नहीं जाएगी। सो अगर आप करना चाहते हैं अपील, आप कर सकते हैं, एक सिस्टर से मिल लें, वो फिर आपको एडवाइस कर सकता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप अपील नहीं करते आप क्या कर सकते हैं, अब मुश्किल ही है। अब बेस्ट चीज़ ये होगी कि जैसे आपके भाई अपने 5 साल यहाँ UK में कंप्लीट कर लेते हैं और उनको ILR ग्रांट हो जाता है, फिर वो अपनी वाइफ को अंडर इमिग्रेशन रूल्स स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। मेरा सवाल है कि जो EU सेटलमेंट स्कीम है उसके तहत क्या पाकिस्तानी सिटीजन आउटसाइड कंट्री वो अप्लाई कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए? फॉर एग्जांपल किस बेस के ऊपर? फैमिली मेंबर टू जॉइन इन, लाइक मेरी वालदा है, अगर वो मुझे पाकिस्तान से ज्वाइन करना चाहें, वो भी विजिटर वीज़ा पे आई हैं पर वो वापस जा रही हैं, पर मैं चाहती हूँ कि उनकी कोई परमानेंटली वो इधर मेरे पास आके रह लें। ठीक है। अब आप यूरोपियन नेशनल हैं? नहीं, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। तो यूरोपियन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे 2 बहन भाई हैं जो यूरोपियन हैं। यूरोपियन है, ठीक है। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, अगर आपके बहन भाई यूरोपियन हैं फिर वो आपकी मदर को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि अगर आपकी वालदा वापस चली जाती हैं
और वहाँ से फिर वो अप्लाई करती हैं फॉर ए EU सेटलमेंट स्कीम परमिट, वो फिर उसमें चांसेस काफ़ी अच्छे होंगे कि आपकी वालदा इन कंट्री अप्लाई नहीं कर सकती। फौरी तौर पर आप अप्लाई कर लें कि 1 जुलाई के बाद आपकी वालदा को साबित करना होगा कि वो आपके ब्रदर सिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उससे पहले आप अप्लाई करते हैं, आपको डिपेंडेंसी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, योर लाइव ऑन है जी, फरमाइए। जी मैं इधर ना टीवी ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ठीक है जी। हाँ जी। और कोई मेडिकल कंडीशन, कोई ऐसी कोई चीज़ है ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं हाई ब्लड प्रेशर है मैनू। हाँ जी, ठीक हो गया जी। देखो जी 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 मैं जी देखो, जिथे तक ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ यहाँ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵਣ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। लेकिन अगर इमिग्रेशन रूल देखो, ਉਹਦੇ नीचे आंदा है कि अगर किसी ਨੂੰ 20 साल से कम हो गए ने और कोई वजह तो वापस नहीं जा सकता और ਉਹਦੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ 2600 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਆਪਣਾ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਔਰ ਦੇਖते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, योर लाइव ऑन है। Hi, I just want to find out, I just want to sponsor my parents from India right to this country permanently. Okay. No one's there to look after them. So can I do that? You I'm can. a British citizen. You can, yes. I can, yeah? Yeah. All right, okay. So do they have to be in this country first? No, they don't. They can be in India, but as I was alluding to at the earlier part of my show, it really does depend on the medical conditions that they are suffering from, and secondly, that can we satisfy to the Home Office, to an immigration judge, that there is no one there to look after them, and why it is imperative for them to come and live in the UK with you. So that's what we've got to satisfy. So before we make any application, it's imperative that we look at all the documents, a solicitor looks at that and he's satisfied that, hold on, this application has merit in it, and then you submit that application. Because my worry is, you make an application, it's a considerable amount of cost involved, and if it gets refused, you've lost that money. So best thing would be, in theory, you can make an application, you can call them to live with you permanently in the UK, but before making any application, just go and see a solicitor, show him the documentary evidence, the condition that your mother's suffering from, if she has any consultant letters or any letters from doctors, reports, put that all before a solicitor, he can assess that, and then think about making an application. Thank you very much for your call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे बात करनी है अपने कज़न के बारे में, तो मैं कहती हूँ कि आपका नंबर इधर है तो आप दे दें, मैं आपसे बात कर लूँगी। नहीं बाजी, हम फ़ोन टीवी पर आपको नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि ऑफकॉम के रेगुलेशंस कहते हैं कि हम अपना नंबर टीवी पर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर जाएं और मेरा नाम टाइप कर दें, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ 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 ਫਰਮਾਓ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ 21 ਈਅਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਜੀ 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 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਬੀ 18 ਮੰਥਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਚ ਜੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 2 3 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਦੇਖੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 99% ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਰ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਜੱਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो यू लाइव ऑन है। या यू कैन हियर मी। मैंने अभी मेरा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। जी जी मेरा इंडेफिनिट मुझे मिला था 1997। सॉरी इंडेफिनिट कब मिला था आपको? 1997 जुलाई 31 1997 में। ठीक है, तो मिल जाएगा, सिटीजनशिप हो जाएगा मेरा, आपको लगता है? आपकी एज कितनी है? आपकी एज है 59। और आपके पास कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन जो पूछा था भर दिया। अभी मेरा 17 तारीख बायोमेट्रिक है। जी जी, तो मेरे चांसेस है मिल जाएगी मुझे पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, अगर आपके पास इंडेफिनिट है, आपने B1 टेस्ट पास किया है, लाइफ इन द यूके टेस्ट भी पास कर दिया है और आपके पास कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, 99% आपको वो ग्रांट कर देंगे ब्रिटिश नेशनलिटी। आपने मेक श्योर करना होगा कि आपने वो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई किया है कि पिछले 5 सालों में आपने 540 डेज़ यूके से बाहर नहीं गुजारे, और जब आपने अप्लाई किया था उससे पहले आपने 90 डेज़, पिछले 12 मंथ्स में आपने 90 डेज़ यूके से बाहर नहीं गुजारे। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफ़िल कर दी थी फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे। आपने मुझे बताया कि आपके फिंगरप्रिंट्स की डेट आ रही है, उसके 4 to 6 माह बाद मुझे उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे ब्रिटिश नेशनलिटी। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। जी जी,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, मेरे पास अनडेफिनेटली स्टे है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। जी जी। तो मेरे दो बच्चे हैं जो पाकिस्तान में हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 18 साल है। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, क्या अनडेफिनेटली पे मैं उनको बुला सकता हूँ? उम्र उनकी थोड़ी 18 साल हो गई है। ठीक है, और कोई सवाल आपका? जी, तो दूसरी ये जो मेरे पास अनडेफिनेटली है, मैं क्या इसको मेरी जो 55 साल उम्र है इसमें ना, तो मैं अगर वो ब्रिटिश में जाना चाहूँ तो पहले कर बच्चे के अप्लाई कर दूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपके बच्चे ओवर 18 हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप उनको यहाँ स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अब गौर के साथ ये जवाब सुनिएगा। अब रूल्स कहते हैं कि अगर बच्चा ओवर 18 हो जाता है, एप्लीकेशन को हम रिफ्यूज़ कर देंगे, अनलेस आपके जो बेटे हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या उनको पास कोई हेल्थ कंडीशन है, उस बेस के ऊपर फिर वो ग्रांट कर देंगे। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि देखें आपका सारा परिवार यहाँ रहता है, आपकी वाइफ, आपके छोटे बच्चे यहाँ भी रहते हैं जो ब्रिटिश हैं, और आपके खाली 2 बच्चे पाकिस्तान में और आपके पास कोई और टाइज नहीं है, फिर आर्टिकल 8 के तहत आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखें जी मेरा सारा परिवार यहाँ यूके में रहता है, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि मेरे 2 बच्चों को वहाँ आप रह रहे हैं, प्लीज़ उस बेस के ऊपर इनको भी वीज़ा दिया जाए। चांसेस कम होंगे लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं आर्टिकल 8 के बेस के ऊपर। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको B1 लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होगा। जैसे आप पास कर लें फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। शायद बेहतर होगा कि आप पहले नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप कोई सिस्टर के पास जाके बातचीत करें कि उसमें मेरिट है कि आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर करें या ये पैसा ज़ाया करने की बात है। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और जो बहन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने के लिए और उनकी टर्न नहीं आ रही, आज रात को इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे ऑन सोशल मीडिया, वहाँ जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में जाके आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ विनिस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।